का नेक्स्ट लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है वो एक प्रकार का इंटरजेनेटिक या नॉन एलेलिक इंटरेक्शन है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन किसको कहते हैं, जहां दो डिफरेंट जीन के एलील के बीच में इंटरेक्शन हो उसको हम इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी इंटरजेनेटिक इंटरेक्शन ही है। सबसे पहली बात यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते किसको हैं, तो वैसे नॉन एलेलिक जीन को, वैसा नॉन एलेलिक जीन जो इंडिपेंडेंटली सिमिलर फेनोटाइप एक्सप्रेस करे। सपोज यह एक जीन सी है और यह एक जीन पी है। यह दोनों जीन जब इंडिपेंडेंटली एक सिमिलर फेनोटाइप शो करे, यानी कि यह सी भी जब इंडिपेंडेंटली हो तो व्हाइट कलर एक्सप्रेस कर रहा है और यह पी भी जब हो तो क्या कर रहा है, व्हाइट कलर। यह एक जीन है, इसके डिफरेंट एलील होंगे यानी डिफरेंट फॉर्म होंगे। डिफरेंट फॉर्म यानी कि डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन। यह होमोजाइगोस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगोस डोमिनेंट और रिसेसिव। उसी तरह से होमोजाइगोस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगोस डोमिनेंट और रिसेसिव। और ये हम लोग एग्जांपल लिए हैं स्वीट पी प्लांट। स्वीट पी प्लांट के फ्लावर का कलर का। अगर इस स्वीट पी प्लांट में यह सिंगल यानी कि यह जो जीन सी है यह इंडिपेंडेंटली व्हाइट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा और यह जो पी है वो इंडिपेंडेंटली व्हाइट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। दोनों जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली सिमिलर फेनोटाइप एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन यही जब दोनों जीन एक साथ आएंगे यानी सी और पी दोनों जीन एक साथ आएंगे, कैसे, डोमिनेंट फॉर्म में। दोनों जीन जब एक साथ आएंगे और वो भी अपने डोमिनेंट फॉर्म में और एक नए ट्रेड को एक्सप्रेस करते हैं और एक नए ट्रेड को एक्सप्रेस करते हैं और वो ट्रेड क्या है, पर्पल। तो इस जीन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इस जीन को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो डिफिनेशन की बात अगर करें तो नॉन एलेलिक जीन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस अ सिमिलर फेनोटाइप बट व्हेन दे कम टुगेदर इन डोमिनेंट फॉर्म expressed a new phenotype is known as complementary gene। अब ऐसा हो क्यों रहा, तो जो स्वीट पी प्लांट का जो फ्लावर का कलर पर्पल है वो एक कंपाउंड एंथोसाइनिन के कारण है। किसके कारण, एंथोसाइनिन के कारण। और उस एंथोसाइनिन कंपाउंड का जो प्रोडक्शन होगा, रॉ मटेरियल है, सपोज यह क्या है, रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल से कंपाउंड बनेगा एंथोसाइनिन। इसी एंथोसाइनिन के कारण स्वीट पी प्लांट का फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। इस रॉ मटेरियल से एंथोसाइनिन के बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड भी है जिसको हम क्रोमाजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमाजेन। रॉ मटेरियल से क्रोमाजेन का प्रोडक्शन होगा और क्रोमाजेन से एंथोसाइनिन का। और रॉ मटेरियल से क्रोमाजेन के प्रोडक्शन के लिए सपोज E1 एंजाइम चाहिए और क्रोमाजेन से एंथोसाइनिन के प्रोडक्शन के लिए E2 एंजाइम चाहिए। इस E1 एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है C जीन और इस E2 एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है P जीन। यानी कि अगर किसी प्लांट में, किसी स्वीट पी प्लांट में यह C जीन जो है अपने डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होगा क्रोमाजेन का। और उसके बाद अगर P जीन भी अपने डोमिनेंट फॉर्म में होता है तो एंजाइम E2 का प्रोडक्शन होगा और यह एंजाइम E2 क्रोमाजेन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंथोसाइनिन में। तब जाकर के फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। यानी कि फ्लावर के कलर पर्पल होने के लिए, स्वीट पी प्लांट के फ्लावर का कलर पर्पल होने के लिए E1 और E2 दोनों एंजाइम का प्रोडक्शन होना जरूरी है। और E1 और E2 एंजाइम दोनों का प्रोडक्शन तभी होगा जब C और P दोनों अपने डोमिनेंट फॉर्म में हो। क्या हो, जब C और P दोनों अपने डोमिनेंट फॉर्म में हो। जैसे कि हम देखते हैं
क्या है, कॉम्बिनेशन यह है, तो यहाँ C भी डोमिनेंट है और P भी डोमिनेंट है। तो इस कंडीशन में E1 और E2 दोनों एंजाइम का प्रोडक्शन होगा, जिसकी वजह से फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल। अगर यह कंडीशन है तो इस कंडीशन में देखिए ये हेटेरोजाइगोस है, ये होमोजाइगोस है, लेकिन हेटेरोजाइगोस और होमोजाइगोस होने के बाद भी यह डोमिनेंट है, डोमिनेंट C है और डोमिनेंट P है। तो इस कंडीशन में भी E1 और E2 का प्रोडक्शन होगा और फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल। सेकंड देखते हैं, यहां C हेटेरोजाइगोस है लेकिन फिर भी अपने डोमिनेंट फॉर्म में है और ये भी अपने डोमिनेंट फॉर्म में, तो यहां भी E1 और E2 का प्रोडक्शन होगा और फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल। तो तीनों कंडीशन में आपने देखा, चाहे होमोजाइगोस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगोस, डोमिनेंट होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंट जीन ही E1 और E2 एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा और जब इस E1 और एंजाइम का प्रोडक्शन होगा तभी जाकर के फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। अच्छा, सपोज यह कंडीशन है, जरा यह देखिए, तो यहां जो C है वो रिसेसिव है, यानी कि यह C रिसेसिव हो गया। रिसेसिव हो गया तो क्या E1 का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। तो E1 का जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो यहां E1 का ही प्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट। अब चाहे यह कोई भी हो, यानी कि यह जो जीन है होमोजाइगोस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगोस डोमिनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनके साथ C आया तो है लेकिन अपने डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, रिसेसिव फॉर्म में है, और जब यह अपने रिसेसिव फॉर्म में होगा तो E1 एंजाइम का प्रोडक्शन ही नहीं होगा और फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट। डिफिनीशन भी तो यही कहता है कि दो एलेलिक जीन इंडिपेंडेंटली सिमिलर फेनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब वो एक साथ आएंगे तो एक नया फेनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे, तब जब वो एक साथ डोमिनेंट फॉर्म में आए हैं। तो इस कंडीशन में फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जरा इस कंडीशन को गौर कीजिए, यहां C तो डोमिनेंट है लेकिन P क्या है, रिसेसिव है, तो यहां एंजाइम E1 का तो प्रोडक्शन होगा लेकिन E2 का प्रोडक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट। तो यहां भी फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट। यानी कि आप ऑब्जर्व क्या किए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के डिफिनीशन के अनुसार या इतना कुछ देखने के बाद आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि यह दोनों जीन जब इंडिपेंडेंट होंगे तो सिमिलर फेनोटाइप देंगे, लेकिन जब यह दोनों एक साथ आएंगे, जब दोनों एक साथ आएंगे तो यह एक नया फेनोटाइप दे सकते हैं जब यह दोनों डोमिनेंट फॉर्म में आए हैं। सपोज अगर यह कंडीशन हो, यानी दोनों एक साथ आए हैं लेकिन रिसेसिव है, तो क्या यह C रिसेसिव के कारण E1 का प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा, और E1 का प्रोडक्शन नहीं होगा तो बात E2 तक जाएगी ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट। फ्लावर का कलर क्या होगा, व्हाइट। अब पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग क्रॉस कराया जाएगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यह तो हुआ कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डिफिनीशन, लेकिन मैंने आपको जितने भी कॉम्बिनेशन दिखाया उस कॉम्बिनेशन को देख करके आप ऑब्जर्व यही किए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक नया फेनोटाइप तभी दे पाएगा जब दोनों को किस फॉर्म में होना होगा, डोमिनेंट फॉर्म में। इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा, बोथ नॉन एलेलिक जीन मस्ट बी इन डोमिनेंट फॉर्म, उनको डोमिनेंट फॉर्म में ही होना है, यानी कि दोनों एलेलिक जीन जब डोमिनेंट फॉर्म में होंगे तब जाकर के एक नया फेनोटाइप देंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया
कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, हमने तो एग्जांपल लिया है स्वीट पी प्लांट का, और उस पर हम उसके क्रॉस करा के हम देखेंगे कि जो मेंडल साहब का डाई हाइब्रिड का रेशियो है, उस रेशियो में अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन के डिफिनेशन को लगाते हैं तो क्या हमको सही रेशियो मिलता है कि नहीं। तो जरा इन रेशियो को देखिए, 9:3:3:1, ठीक है। यहां जो 9 प्लांट होते थे, उस 9 प्लांट के जो भी जेनेटिक कॉम्पोजिशन होते थे उसमें एक डोमिनेंट, दोनों का एक डोमिनेंट जरूर प्रेजेंट होता था। यानी कि यह क्या होते थे, राउंड येलो, यह 9 क्या होते थे, राउंड येलो। और राउंड होने के लिए भी कैपिटल आर चाहिए और येलो होने के लिए भी कैपिटल वाई चाहिए। यानी कि यह जो 9 प्लांट राउंड येलो मिले थे, इन 9 प्लांट के पास जरूर जो 2 कॉम्बिनेशन थे आर और वाई का, वो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, आर और वाई। यानी कि इस हिसाब से इसमें सी और पी होगा। क्या होगा, सी और पी। यानी कि 9 ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 9 ऐसे फिनोटाइप मिलेंगे जिसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी होगा। अब यह जो 3 था, यह क्या था, राउंड ग्रीन। क्या था बाबू, राउंड ग्रीन। और यह जो 3 था, राउंड येलो। और यह एक क्या था, ब्रिंकल्ड ग्रीन। ये हुआ, ये जो था वो राउंड ग्रीन था। क्या था बाबू, राउंड ग्रीन। और आप जानते हो कि ग्रीन एक रिसेसिव कैरेक्टर है। क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। या और रिसेसिव कैरेक्टर तब आएगा जब दोनों के दोनों रिसेसिव फॉर्म में होंगे, यानी रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा, तभी ना 3 प्लांट में यह रिसेसिव कैरेक्टर आया। ये राउंड येलो, ये क्या है, सॉरी व्रिंकल्ड येलो। क्या है, व्रिंकल्ड येलो। 3 प्लांट व्रिंकल्ड या यहाँ व्रिंकल्ड येलो में से येलो तो डोमिनेंट है, लेकिन व्रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। और यह व्रिंकल्ड रिसेसिव क्यों आया होगा, जब दोनों के दोनों स्मॉल आर प्रेजेंट होंगे। यहाँ राउंड ग्रीन, क्या है, राउंड ग्रीन। यह ग्रीन क्यों आया होगा, क्योंकि दोनों के दोनों किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, रिसेसिव फॉर्म में। यहाँ व्रिंकल्ड ग्रीन, क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन। यहाँ तो दोनों के दोनों क्या, कौन से जीनोटाइप होंगे, रिसेसिव जीनोटाइप ही होंगे। यानी कि यही होंगे। तो 9 प्लांट ऐसे थे जिनके कॉम्बिनेशन में डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट था। क्या था, डोमिनेंट फॉर्म। ये जो 3 प्लांट ऐसे हैं, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है। इस 2 कॉम्बिनेशन में से एक रिसेसिव फॉर्म है। यहाँ भी 2 कॉम्बिनेशन है, उस दोनों में से एक रिसेसिव फॉर्म है। और यहाँ तो दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डिफिनेशन क्या कहता है कि जब इंडिपेंडेंटली होंगे तो एक सिमिलर फेनोटाइप देंगे, लेकिन जब एक साथ आएंगे, और वो भी किस फॉर्म में, डोमिनेंट फॉर्म में, दोनों जब एक साथ डोमिनेंट फॉर्म में आएंगे, यानी दोनों का फॉर्म डोमिनेंट होना चाहिए। मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को जरा मिलाइए तो ये 9 प्लांट ही ऐसे थे जिनमें दोनों के दोनों डोमिनेंट थे। क्या थे, डोमिनेंट थे, यानी कि 9। ये 3 ऐसे थे जिसमें 2 पेयर में से एक पेयर रिसेसिव है। इस 3 में से भी 2 पेयर में से एक पेयर रिसेसिव है, और इसमें तो दोनों पेयर ही रिसेसिव है। यानी 7 पेयर ऐसे हैं जिसमें दोनों में से कोई एक रिसेसिव है या दोनों के दोनों रिसेसिव है। और कॉम्प्लीमेंट्री चीज क्या है कि 7 आइए, लेकिन कैसे, डोमिनेंट फॉर्म में। यानी कि यह 7 प्लांट कैसे होंगे, 7 प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, क्योंकि इस 7 के कॉम्बिनेशन में 2 जीन सी और पी दोनों में से कोई एक रिसेसिव होंगे। और यह 9 प्लांट कैसा होगा, पर्पल। यानी कि जब आप स्वीट पी प्लांट का क्रॉस कराइएगा तो हमने देखा कि जब मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री जीन का लॉजिक लगाते हैं तो हमको फेनोटाइप मिलता है 9:7। ये लॉजिक अगर आप एक बार समझ गए, और अगर ये लॉजिक हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन के क्रॉस कराए बिना ही उनके डिफिनेशन के ही मदद से आप रेशियो बता सकते हो। तो आइए हम क्रॉस कराते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए।
पर्पल, और ये क्या होंगे, व्हाइट। यहाँ दोनों एक साथ आए हैं लेकिन डोमिनेंट फॉर्म में है नहीं, रिसेसिव फॉर्म में। दोनों एक साथ आएंगे और एक नया ट्रेड तब शो करेंगे जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है। सी के कारण व्हाइट होना चाहिए था, पी के कारण भी व्हाइट होना चाहिए था, लेकिन दोनों एक साथ आए और डोमिनेंट फॉर्म में आए तो एक नया ट्रेड शो किए, कौन सा, पर्पल। इनको क्रॉस कराते हैं, ये पेरेंट है, क्या है, पेरेंट। जब पेरेंट को क्रॉस कराइएगा तो F1 जनरेशन मिलेगा। आपने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, अभी तक आपने इतने क्रॉस करा दिए कि आप बता सकते हैं कि ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट का जीनोटाइप यही आएगा, और F1 जनरेशन के सारे प्लांट का फ्लावर का कलर क्या होगा, पर्पल होगा। पर्पल क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में दोनों एक साथ आए हैं और दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, तो क्या होगा, पर्पल। अब इतना तो करा के यहां तो लाने की जरूरत नहीं। अब यह हुआ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के गैमेट को सेपरेट कीजिए। यही होगा गैमेट। यहां F1 जनरेशन के दो प्लांट को लीजिएगा तो दूसरे प्लांट का भी जीनोटाइप तो यही होगा ना, तो गैमेट भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को हम क्रॉस कराते हैं, कैपिटल सी कैपिटल, कैपिटल सी स्मॉल p, स्मॉल सी कैपिटल और स्मॉल सी और स्मॉल, यही गैमेट मिलेंगे। F1 जनरेशन के दूसरे प्लांट का भी तो जीनोटाइप वही होगा, तो गैमेट भी सेम होगा, कैपिटल सी कैपिटल p। अब मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाया था कि आपको कैसे करना है, तो आप गैमेट को इंटरमिक्स करा दो। इस तरीके से क्रॉस करा दिया। अब जरा देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन को देखिए और देखिए दोनों तो एक साथ आए हैं तो नया फेनोटाइप देने की चांसेस है, लेकिन जरा गौर करना बस आपको इतना है कि दोनों के दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है या नहीं। जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों डोमिनेंट फॉर्म में तो क्या हुआ, पर्पल। यहाँ भी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो फ्लावर का कलर पर्पल। यहाँ भी डोमिनेंट फॉर्म में है तो फ्लावर का कलर पर्पल। यहाँ फ्लावर का कलर पर्पल, यहाँ भी पर्पल। यहाँ एक डोमिनेंट फॉर्म में है लेकिन दूसरा रिसेसिव फॉर्म में है तो फ्लावर का कलर व्हाइट। यहाँ दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो फ्लावर का कलर पर्पल। यहाँ C तो डोमिनेंट है लेकिन P रिसेसिव है तो फ्लावर का कलर व्हाइट। यहाँ दोनों डोमिनेंट है तो पर्पल, यहाँ भी दोनों डोमिनेंट है पर्पल। यहाँ P तो डोमिनेंट है लेकिन C रिसेसिव है तो फ्लावर का कलर व्हाइट। यहाँ P डोमिनेंट है लेकिन C रिसेसिव है तो फ्लावर का कलर व्हाइट। यहाँ दोनों डोमिनेंट है पर्पल, यहाँ C डोमिनेंट है लेकिन P रिसेसिव है तो व्हाइट। यहाँ C रिसेसिव है तो व्हाइट, यहाँ दोनों रिसेसिव है तो व्हाइट। अब नंबर को आप गिनिए पर्पल की 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको 16 में से 9 फ्लावर कैसे मिले, पर्पल और व्हाइट 1 2 3 4 5 6 7 और 7 फ्लावर के कलर कैसे मिले, व्हाइट। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो क्या आया, 9:7। मैंने आपको मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड रेशियो पर कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डिफिनेशन बैठा करके वहीं पर बिना क्रॉस कराए बता दिया था कि रेशियो कितना आएगा, 9:7। आप देखें कितना रेशियो है, 9:7। तो जो ये टाइप्स ऑफ जीन है इनके डिफिनेशन को अगर आप मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड रेशियो पर पुट कीजिएगा तो विदाउट क्रॉसिंग आप रेशियो निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जो अगला है वो क्या है, डुप्लीकेट जीन्स। डुप्लीकेट जीन जिन्होंने डिस्कवर किया था वो है G.S. सूर, और इन्होंने डिस्कवर किया था फ्रूट शेप
शेप ऑफ शेफर्ड पर्स पर। अब डुप्लीकेट जीन हम कहते किसको है? तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट जीन हम वैसे जीन को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली क्या कि जो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे का कैरेक्टर एक्सप्रेस करते। सपोज यह जो जीन ए है, इसके कारण शेफर्ड्स पर्स के फ्रूट का शेप ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर। और दूसरा जो बी जीन है उसको इन दोनों को हम उस कंडीशन में डुप्लीकेट जीन कहेंगे जब यह भी फ्रूट का कलर कैसा एक्सप्रेस करे, फ्रूट का शेप कैसा एक्सप्रेस करे, ट्रायंगुलर। तो डुप्लीकेट जीन हम वैसे जीन को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली या एक साथ सिमिलर फेनोटाइप को रिप्रेजेंट करे। यानी कि जब यह डोमिनेंट फॉर्म में इंडिपेंडेंटली हो तो भी सिमिलर फेनोटाइप, और जब यह एक साथ आ जाए तो भी सिमिलर फेनोटाइप। कॉम्प्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन में क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन में क्या था कि जब दोनों इंडिपेंडेंटली आते थे तो सेम, लेकिन जब एक साथ आते थे डोमिनेंट फॉर्म में तो डिफरेंट फेनोटाइप। लेकिन डुप्लीकेट जीन हम वैसे जीन को कहेंगे जो इंडिपेंडेंटली और एक साथ दोनों ही कंडीशन में सेम इफेक्ट को एक्सप्रेस करे। Non-allelic gene but in dominant form express similar phenotype independently or together। दो non-allelic जीन जो कि इंडिपेंडेंटली और एक साथ आने पर भी सेम फेनोटाइप को ही एक्सप्रेस करे, लेकिन हमेशा ये किस फॉर्म में आना चाहिए? डोमिनेंट फॉर्म में। सपोज यह जो एक जीन है, इस जीन का डोमिनेंट फॉर्म क्या होगा? या तो होमोजाइगोस नहीं तो हेटेरोजाइगोस। इस जीन का डोमिनेंट फॉर्म क्या होगा? होमोजाइगोस नहीं तो हेटेरोजाइगोस। ये कॉम्बिनेशन हो, दोनों आए, दोनों एक साथ आए, डोमिनेंट फॉर्म में आए, फिर भी फ्रूट का शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। यहाँ एक हेटेरोजाइगोस है और दूसरा होमोजाइगोस, फिर भी फ्रूट का शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। यहाँ ए होमोजाइगोस है और बी हेटेरोजाइगोस है, लेकिन दोनों के दोनों डोमिनेंट हैं, फिर भी फ्रूट का शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर। तो हम इनको क्या कहेंगे? डुप्लीकेट जीन। लेकिन अब सवाल यह है कि इसका एक फॉर्म तो ये भी है और इस महाशय का एक फॉर्म तो ये भी है। जब यानी और ये कौन सा फॉर्म है? रिसेसिव फॉर्म। ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो फ्रूट का शेप होगा टॉप से। क्या होगा? टॉप से। तो यह दोनों अगर इंडिपेंडेंटली हो अपने डोमिनेंट फॉर्म में तो भी ट्रायंगुलर, एक साथ हो डोमिनेंट फॉर्म में तो भी क्या होगा? ट्रायंगुलर ही होगा। लेकिन जब दोनों के दोनों रिसेसिव हो जाए तभी फ्रूट का शेप चेंज होगा और वो क्या होगा? टॉप से। तो ये डुप्लीकेट जीन का डिफिनेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरह इस डिफिनेशन को भी हम मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो मेंडल साहब का यह जो था ये राउंड येलो था, यानी कि इस कंडीशन में 9 प्लांट के कंडीशन में दोनों के दोनों डोमिनेंट थे। ये राउंड ग्रीन था 3 प्लांट के कंडीशन में, ये जो था ब्रिंकल्ड येलो था और यह क्या था? ब्रिंकल्ड ग्रीन। 4 डिफरेंट थे इस कंडीशन में। इस 9 के कंडीशन में दोनों के दोनों डोमिनेंट है और यह 6 के कंडीशन में, यह जो 6 है इसके कंडीशन में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव, और इस एक कंडीशन में दोनों के दोनों रिसेसिव है। अब इसको डुप्लीकेट जीन पर पुट आउट कीजिए। डुप्लीकेट जीन क्या कहता है कि दोनों एक साथ आए, दोनों अकेले अकेले भी आए अपने डोमिनेंट फॉर्म में तो ट्रायंगुलर ही होगा, यानी कि सेम फेनोटाइप ही होगा। दोनों एक साथ आए डोमिनेंट फॉर्म में तो भी ट्रायंगुलर ही होगा। इंडिपेंडेंटली अपने डोमिनेंट फॉर्म में आए तो भी क्या होगा? ट्रायंगुलर। यानी कि इस डिफिनेशन के अनुसार ये 9 प्लांट जिसमें दोनों क्या है? डोमिनेंट है, इस
इसका शेप क्या होना चाहिए? ट्रायंगुलर। यह तीन जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो एक भी तो एक अकेले इंडिपेंडेंटली भी तो कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है। अगर एक किसी कॉम्बिनेशन में अगर एक जो है वो अकेले भी अगर डोमिनेंट फॉर्म में है तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देगा। तो इस जो 6 प्लांट है इस कंडीशन में भी क्या होगा? ट्रायंगुलर। यह एक इकलौता कंडीशन है जिस कंडीशन में दोनों के दोनों रिसेसिव है और डुप्लीकेट जीन के हिसाब से यही जो होगा इसका शेप कैसा होगा? टॉप से। यानी कि 9 3 3 9 3 12 और 3 15, यानी कि डुप्लीकेट जीन का रेशियो कितना आना चाहिए? 15:1। तो डुप्लीकेट जीन के कंडीशन में रेशियो कितना है? 15:1। अब हम क्रॉस करा के देख लेते हैं कि डाई हाइब्रिड पर अगर डुप्लीकेट जीन का हम डेफिनेशन पुट फॉरवर्ड करते हैं तो यह जो रेशियो आता है क्या सच में क्रॉस पर भी यही रेशियो आएगा? तो हम एक लेते हैं प्योर ब्रीड ट्रायंगुलर शिफ्ट और टॉप शिफ्ट। प्योर ब्रीड ट्रायंगुलर शिफ्ट और प्योर ब्रीड टॉप शिफ्ट। ये F1 जनरेशन है, ये पेरेंट है, पेरेंट को क्रॉस कराइएगा तो F1 जनरेशन। और इतने क्रॉस के बाद तो आप जान ही गए हैं कि F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट होंगे उन सब का जीनोटाइप यही होगा और इन सारे प्लांट के फ्रूट का जो शेप होगा वो ट्रायंगुलर होगा। क्या होगा? ट्रायंगुलर होगा। अब इनके गैमेट को सेपरेट करते हैं तो यही इनका गैमेट होगा। दोनों ही F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट लीजिएगा F1 जनरेशन के सारे प्लांट का जीनोटाइप यही होगा। तो जब सारे प्लांट का जीनोटाइप यही होगा तो गैमेट भी तो यही होगा। तो अब क्रॉस कराते हैं। यही जीनोटाइप आएगा। अब देखिए यहां दोनों जीन है और दोनों अपने डोमिनेंट फॉर्म में ट्रायंगुलर। यहां दोनों जीन है, दोनों अपने डोमिनेंट फॉर्म में ट्रायंगुलर। यहां भी ट्रायंगुलर, यहां भी ट्रायंगुलर, यहां भी ट्रायंगुलर। अब यहां देखिए यहां दो जीन है। क्या है? दो है, लेकिन एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। लेकिन फिर भी डुप्लीकेट जीन किसको कहते हैं? एक डोमिनेंट है ना तो यह कैरेक्टर शो करेगा। तो यहां भी क्या होगा? ट्रायंगुलर, यहां ट्रायंगुलर, यहां भी ट्रायंगुलर। यहां A तो डोमिनेंट है लेकिन B क्या है? रिसेसिव है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरह नहीं है कि दोनों को साथ आना है और डोमिनेंट फॉर्म में आना है तभी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ये इंडिपेंडेंटली भी अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट जीन वैसे जीन को हम कहते हैं जो डोमिनेंट फॉर्म में हो, इंडिपेंडेंटली हो या टुगेदर हो। यहां तो टुगेदर है तो भी क्या है? इन्हीं का शेप है। यहां टुगेदर है लेकिन एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। तो एक डोमिनेंट है वो तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। तो यहां भी क्या होगा? ट्रायंगुलर, यहां भी ट्रायंगुलर। लेकिन यहां देखिए यहां दोनों के दोनों क्या है? रिसेसिव है। हमने कहा था कि इंडिपेंडेंटली हो या एक साथ आए, डोमिनेंट में अगर आएंगे तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, लेकिन जब दोनों रिसेसिव में आएंगे तो एक डिफरेंट कैरेक्टर देगा। और यहां दोनों के दोनों रिसेसिव हैं तो ये कैसा शेप हुआ? टॉप शेप। तो इस F1 F2 जनरेशन में 16 प्लांट है और इस 16 प्लांट में 15 प्लांट का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है। और 1 प्लांट का शेप कैसा है? 15 प्लांट के फ्रूट का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर है। और 1 प्लांट के फ्रूट का शेप क्या है? टॉप है। रेशियो कितना है? 15:1। दो एग्जांपल देखने के बाद आप यह अंदाजा लगा चुके होंगे कि अगर माइंड में डेफिनेशन क्लियर है तो मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड पर उस डेफिनेशन को हम पुट करके विदाउट क्रॉसिंग हम रेशियो बता सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। जो अगला टाइप्स ऑफ जीन है वो है पॉलीमेरिक जीन या आप किसी को एडेटिव जीन भी कह सकते हो। सबसे पहली बात है कि पॉलीमेरिक जीन हम कहते किसको हैं?
लिखते हैं व्हेन टू डुप्लीकेट जीन, वर्ड देखिए डुप्लीकेट जीन, व्हेन टू डुप्लीकेट जीन कम टुगेदर, जब दो डुप्लीकेट जीन एक साथ आएंगे और एक साथ आकर के जब डबल इफेक्ट एक्सप्रेस करेंगे तो वैसे को हम एडेटिव जीन कहते हैं। हम इसके लिए एग्जांपल लेंगे समर स्क्वैश के फ्रूट सेप का, जिसको हम कद्दू कहते हैं, फ्रूट सेप ऑफ समर स्क्वैश। यहां दो डिफरेंट जीन है, एक ए है और दूसरा बी है। सबसे पहली बात यहां वर्ड है डुप्लीकेट जीन, कि जब दो डुप्लीकेट जीन एक साथ आए और डबल इफेक्ट एक्सप्रेस कर दे तो उनको हम एडेटिव जीन कहते हैं। तो इसके अंदर डुप्लीकेट जीन का भी डिफिनेशन आना चाहिए, और डुप्लीकेट जीन किसको कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर दे। तो डुप्लीकेट जीन का एक फीचर तो होना चाहिए ना कि जो इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर दे। तो देखिए, तो अगर यह होमोजाइगोस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगोस डोमिनेंट, तो समर स्क्वैश का फ्रूट सेप कैसा होगा? स्फीयर। कैसा होगा? स्फीयर। या यह तो भी फ्रूट सेप क्या होगा? स्फीयर। अब यह दोनों जब रेसेसिव फॉर्म में आ जाए, ए और बी जब दोनों क्या आ जाए? रेसेसिव, एक साथ आए लेकिन कैसा आ रहे? रेसेसिव फॉर्म में, यानी कि इस फॉर्म में, तो समर स्क्वैश कद्दू का जो फ्रूट सेप होगा वो क्या होगा? लॉन्ग होगा। क्या होगा? लॉन्ग होगा। लेकिन टुगेदर एक साथ आए, कैसे फॉर्म में? डोमिनेंट फॉर्म में। जब दोनों एक साथ आएंगे डोमिनेंट फॉर्म में तो डबल कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ये हो तो डबल कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। एक स्फीयर, दो स्फीयर, शेप कैसा होगा? डिस्क शेप। कैसा होगा? डिस्क शेप। अब इसमें कोई भी कंडीशन, या होमोजाइगोस डोमिनेंट है, अगर ए हेटेरोजाइगोस और बी होमोजाइगोस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक साथ तो आए हैं, डोमिनेंट फॉर्म में आए। तो जब दोनों एक साथ आएंगे और वो भी डोमिनेंट फॉर्म में, तो डबल इफेक्ट शो करेंगे। इसके कारण स्फीयर होना चाहिए था, इसके कारण स्फीयर, दोनों एक साथ आए, डबल स्फीयर यानी डिस्क शेप। कैसा शेप? डिस्क शेप। तो ये भी कॉम्बिनेशन होगा तो शेप कैसा होगा? डिस्क। या ये भी कॉम्बिनेशन होगा तो शेप कैसा होगा? डिस्क शेप ही होगा। अब जो एडिटिव जीन का डिफिनेशन है, इसको जरा मेंडल के डाई हाइब्रिड रेशियो पर बैठाते हैं। तो मेंडल साहब का डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होना चाहिए? 9:3:3:1। फिर से वही बात, ये 9 ऐसे हैं जिसके पास दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है, ये 3 ऐसे हैं जिसके पास एक डोमिनेंट फॉर्म में है। ये 9:3:3:1 जो रेशियो है, इसमें 9 ऐसे हैं जिसके पास दोनों डोमिनेंट है, और 6 ऐसे हैं जिसके पास एक डोमिनेंट है, और एक ऐसा है जिसके पास दोनों रिसेसिव हैं। एडिटिव जीन क्या कहता है कि जब दोनों एक साथ आए और डोमिनेंट फॉर्म में आए तो डबल इफेक्ट देंगे, यानी कि डिफिनेशन के हिसाब से यह 9 को कैसा होना चाहिए? डिस्क से। इस जो 6 है, 6 कॉम्बिनेशन में भी दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन क्या दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है? नहीं है। यहाँ राउंड और ग्रीन है, तो राउंड डोमिनेंट है लेकिन ग्रीन रिसेसिव है। यहाँ व्रिंकल्ड येलो है, येलो डोमिनेंट है लेकिन येलो डोमिनेंट है लेकिन व्रिंकल्ड क्या है? रिसेसिव है। तो ये 6 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो साथ तो आए हैं लेकिन उनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। तो जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव होगा तो उसका शेप कैसा होगा? स्फीयर। और जब दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे तो शेप कैसा होगा? लॉन्ग। यानी कि पॉलीमेरिक जीन और एडिटिव जीन के डिफिनेशन के हिसाब से जब इनको डिफिनेशन को हम मेंडल साहब के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर पुट करते हैं तो हमको रेशियो आना चाहिए 9:6:1। कितना रेशियो आना चाहिए? 9:6:1। अब हम क्रॉस करा के देख लेते हैं कि क्या ये रेशियो आता है।
क्या लेते हैं, प्योर ब्रीड डिस्क शेप का और प्योर ब्रीड लॉन्ग शेप। ये पेरेंट है, क्रॉस कराने पर क्या मिलेंगे, F1 जनरेशन और F1 जनरेशन का जीनोटाइप, F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। और सारे के फ्रूट का शेप कैसा होगा, डिस्क शेप होगा, क्योंकि यहाँ दोनों हैं और दोनों डोमिनेंट फॉर्म में हैं। तो इफेक्ट डबल। अब इनके गैमेट को अगर हम सेपरेट करें तो इनका गैमेट ये होगा। चूंकि जितने भी F1 जनरेशन है सबका जीनोटाइप सिमिलर होगा तो गैमेट भी क्या होगा, सेम होगा। तो गैमेट की अगर बात करें तो गैमेट इधर हम लिख देते हैं। तो ये हुआ आपका क्रॉस। अब देखिए इस जेनेटिक कंपोजिशन को देखिए, यहाँ दोनों एक साथ आए, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में, डबल इफेक्ट डिस्क। यहाँ भी दोनों एक साथ है, दोनों डोमिनेंट फॉर्म में, डबल इफेक्ट डिस्क। यहाँ सेम डिस्क, यहाँ भी सेम डिस्क। इस कंडीशन में भी डिस्क सेट। इस कंडीशन को देखिए, यहाँ दोनों एक साथ आए तो हैं लेकिन एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो इसका सेट क्या हो जाएगा, एस्फीयर। इसका सेट डोमिनेंट, ये क्या हुआ, एस्फीयर। ये डोमिनेंट, ये यहाँ दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो डिस्क। यहाँ एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है तो शेप क्या होगा, डिस्क। यहाँ भी एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है तो शेप क्या होगा, स्फीयर। यहाँ दोनों के दोनों डोमिनेंट तो शेप क्या होगा, डिस्क। यहाँ एक रिसेसिव एक डोमिनेंट तो शेप क्या होगा, स्फीयर। यहाँ एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट तो शेप क्या होगा, स्फीयर। यहाँ दोनों के दोनों रिसेसिव तो शेप क्या होगा, लॉन्ग। अब डिस्क शेप वाले को सबसे पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने क्रॉस में देखा कि आपको 9 प्लांट ऐसे मिले जिनके फ्रूट का शेप क्या है, डिस्क। अब स्फीयर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 6 प्लांट ऐसे मिले जिनके फ्रूट का शेप क्या है, स्फीयर है। और यह 1 प्लांट ऐसा मिला जिसके फ्रूट का शेप क्या है, लॉन्ग। 9:6:1, यानी कि एडिटिव जीन का रेशियो क्या आएगा, 9:6:1। क्या डेफिनेशन पर पुट करने के बाद सेम रेशियो आया था। तो ये है आपका एडिटिव जीन। आज हम लोग 3 टाइप्स ऑफ जीन पढ़े। कॉम्प्लीमेंट्री जीन हम लोगों ने पढ़ा, डुप्लीकेट जीन हम लोगों ने पढ़ा और हम लोग एडिटिव जीन पढ़े। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना।